एनेस्थेटिक चेकअप किसको बोलेंगे या पीएससी किसको बोलेंगे वो डिस्कस करेंगे, और पीएससी करने का गोल क्या है वो डिस्कस करेंगे, इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाते हैं, एग्जामिनेशंस क्या किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री एनेस्थेटिक चेकअप की गोल्स क्या है। अगर गोल्स की बात करें तो इसमें पहला गोल है एंग्जाइटी को रिड्यूस करना, यानी प्री एनेस्थेटिक चेकअप के अंदर जो पहली चीज़ हम करते हैं उसका पहला गोल हमारा क्या है, एंग्जाइटी को रिड्यूस करना और पेशेंट को एजुकेट करना। एजुकेट किस हिसाब से, ख़ास तौर से पेशेंट कंसर्न होता है जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हम करने वाले हैं उसका कंसर्न होता है कि किस तरह के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स किए जाएंगे, या जो एनेस्थीसिया हम देने वाले हैं उसमें उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं होगा। तो पेशेंट की एंग्जाइटी होती है ऑल बिकॉज ऑफ फियर की वजह से हो सकता है, या लाइफ के ख़तरे की वजह से, लाइफ के डेंजर्स की वजह से। ऐसे पेशेंट के अंदर बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की मदद से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला जो गोल होता है, फर्स्ट गोल होता है पीएससी या प्री एनेस्थेटिक असेसमेंट का या प्री एनेस्थेटिक चेकअप का, वो होता है एंग्जाइटी को रिड्यूस करना और पेशेंट को एजुकेट करना अबाउट द एनेस्थीसिया के बारे में बताना, ये हमारा पहला गोल होता है। इसके अलावा पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ऑब्टेन करना, ये भी गोल है किसके लिए, प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना, ये थर्ड गोल है प्री एनेस्थेटिक चेकअप का। इसके अलावा कुछ टेस्ट जो डिटरमिन करना, सपोज कीजिए पेशेंट की जो भी हमने हिस्ट्री ली है उसमें कुछ मेडिकल हिस्ट्री ऐसी है जहाँ इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। रूटीन में कुछ इन्वेस्टिगेशन हम कराते हैं, और जब प्री एनेस्थेटिक चेकअप हमने किया तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ गई जो प्रीवियस जो हेल्थ कंडीशंस थे उसको ध्यान में रख के कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये भी हमारा मकसद होता है कि एट द टाइम ऑफ दी प्री एनेस्थेटिक चेकअप उस टेस्ट को हम इन्वेस्टिगेट कराएं, उसके बाद डिटरमिन करें कि पेशेंट सुटेबल है ऑपरेशन के लिए या एनेस्थीसिया के लिए या नहीं है। क्लियर है। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया टेक्निक हम देंगे, बेसिकली जिस तरह का एनेस्थीसिया हम देने वाले हैं उसको भी डिटरमिन करना। हर पेशेंट हर टाइप ऑफ दी एनेस्थीसिया के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। सपोज करिए आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया प्लान किया और स्पाइनल एरिया के अंदर जहां आपने एनेस्थीसिया प्लान किया है, एनेस्थीसिया जहां पे आपको देना है या स्पाइनल नीडल को इंसर्ट करना है, तो स्पाइनल एरियाज़ के अंदर सेप्टिक फोकाई है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। ऐसी कंडीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो सकता है या इंडिकेटेड नहीं होगा। ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस होता है कि एनेस्थीसिया जो एनेस्थेटिक टेक्निक हम अप्लाई करेंगे उस पेशेंट पे उसको भी डिटरमिन करना, साथ साथ में जो एनेस्थेटिक एजेंट हम अप्लाई करेंगे या यूज़ करेंगे उसको भी डिटरमिन करना हमारा मकसद होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप के थ्रू। इसके अलावा पेशेंट से इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर के लिए, साथ साथ में एनेस्थीसिया जो हम देने वाले हैं उसके लिए इन्फॉर्म कंसेंट ऑब्टेन करना भी हमारा मकसद होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप से। इसके अलावा कुछ प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ऑपरेशन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो फास्टिंग से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो सकता है या कुछ प्रिपरेशन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये भी प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन देना भी हमारा मकसद होता है किसका, प्री एनेस्थेटिक चेकअप का। ठीक है। तो ओवरऑल जो हमने चीज़ें यहाँ डिस्कस करी, जो गोल्स हैं ख़ासतौर से प्री एनेस्थेटिक चेकअप के लिए, वो पहला गोल है पेशेंट की एंग्जाइटी को रिड्यूस करना, पेशेंट को एनेस्थीसिया से रिलेटेड एजुकेट करना, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ऑब्टेन करना, पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना। इसके अलावा कोई टेस्ट अगर ज़रूरी है तो टेस्ट को डिटरमिन करना, प्री एनेस्थेटिक टेक्निक को आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट ऑब्टेन करना, और जो लास्ट वन इज़ प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन देना। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशंस, यानी सपोज करिए आपने प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया, उसके अंदर पेशेंट की इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, वो बेसिकली प्री एनेस्थेटिक इवैल्यूएशंस की मदद से हम करेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशंस हम कैटेगराइज कर सकते हैं या इसको हम समझ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं इन 4 कैटेगरीज के अंदर। यानी पहले फर्स्ट हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से, सेकंड हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, थर्ड हम इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे, और फोर्थ रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे, यानी पेशेंट के अंदर रिस्क कितना है वो हम असेस करेंगे। तो ओवरऑल जो प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन होता है इन 4 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज हिस्ट्री, सेकंड वन इज फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेशन, एंड द लास्ट वन इज रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो पास्ट इलनेस है या प्रेजेंट इलनेस है उसकी हिस्ट्री लेंगे।
पेशेंट किसी डिजीज से सफ़र तो नहीं कर रहा है, जैसे हाइपरटेंशन से सफ़र तो नहीं कर रहा है, या डायबिटीज़ मेलाइटस जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है उसकी हिस्ट्री लेंगे, या ब्रोंकियल आजमा की कंडीशन है, या एक्टिव पल्मोनरी कॉक्स है, या एक्टिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन तो नहीं है, या कोई भी एक्टिव डिजीज़ है उसकी हिस्ट्री लेंगे, या निमोनिया की हिस्ट्री तो नहीं है। ये सारी चीज़ें बेसिकली जो आउटकम ऑफ द सर्जरीज़ को या आउटकम ऑफ द एनेस्थीसिया को सफ़र कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, वो सारी हिस्ट्री हम लेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस। नेक्स्ट जो हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी की। किसी ड्रग से रिलेटेड जो एलर्जी की कंडीशन हो सकती है, पेशेंट ने पहले कोई डॉक्यूमेंट किया है या पेशेंट को एक्सपीरियंस हुआ है किसी ड्रग से रिलेटेड हिस्ट्री, एलर्जी की हिस्ट्री, तो उसको भी हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा मेडिकेशन हिस्ट्री है, वो भी हम हिस्ट्री के अंदर लेंगे। कोई एक्टिव मेडिकेशन है या प्रीवियस मेडिकेशन है उसकी हिस्ट्री लेंगे। प्रीवियस मेडिकेशन में एंटीकोगुलेंट हो सकता है इसके अंदर, या एटीटी की कंडीशन हो सकती है, या स्टेरॉयडल थेरेपी की हो सकती है। तो बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है जिसमें अलग अलग हम ड्रग ले सकते हैं या पेशेंट ले सकता है। तो सारी हिस्ट्री ऑब्टेंड करेंगे कि खास तौर से ड्रग, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर्स में कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको हमें ऑपरेशन से पहले स्टॉप करना पड़ता है। तो अगर आप हिस्ट्री नहीं लेंगे तो वो आप इंस्ट्रक्शंस में नहीं मेंशन कर सकते कौन सी ड्रग हमें कंटिन्यू करनी है और कौन सी ड्रग हमें डिसकंटिन्यू करनी है। ठीक है। प्रीवियस एनेस्थीसिया की जो हिस्ट्री है वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। प्रीवियस एनेस्थीसिया की हिस्ट्री के साथ साथ कोई एडवेरेंट उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुआ था, वो भी हम नोट करेंगे। ठीक है। इसके अलावा पर्सनल हैबिट्स हैं उसको नोट करेंगे, जैसे स्मोकिंग की हिस्ट्री है वो मॉडिफाई कर सकता है आउटकम ऑफ द सर्जरीज को या आउटकम ऑफ द एनेस्थीसिया को, या कोई ड्रग एब्यूज़ की कंडीशन है वो भी हम नोट करेंगे, या टोबैको चुइंग है या टोबैको किसी तरह से भी पेशेंट ले रहा है तो वो भी हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशंस की। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में सारे वाइटल्स, हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ हम वाइटल्स रिकॉर्ड करेंगे। वाइटल्स के बाद हम परफॉर्म करते हैं सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। सिस्टेमिक एग्जामिनेशन में सारे सिस्टम्स हम जैसे बाकी डिजीज़ कंडीशन में हम रिकॉर्ड करते हैं वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेपेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, और अगर एब्डोमिनल की बात करें तो जीआईटी से रिलेटेड सिस्टम्स की एग्जामिनेशन हम करेंगे। ये रूटीन में हमारा एग्जामिनेशन होगा, जैसे हम बाकी केसेस के अंदर जैसे हम एग्जामिनेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पीएससी के अंदर भी हम असेसमेंट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद ख़ास तौर से जो एनेस्थीसिया से रिलेटेड है या वो कंडीशन जो आउटकम को हैम्पर कर सकता है, आउटकम ऑफ द ऑपरेशंस को जो ऑल्टर कर सकता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की कुछ कंडीशंस है जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की बाकी एग्जामिनेशन जैसे हम करते हैं रूटीन में इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशन करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे और परकशन करेंगे। इनके साथ साथ कुछ पैरामीटर्स है जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला पैरामीटर है ब्रेथ होल्डिंग टाइम। ब्रेथ होल्डिंग टाइम खास तौर से ये ध्यान में रखना होता है। नॉर्मल ब्रेथ होल्डिंग टाइम की अगर हम बात करें तो 25 सेकेंड से ज़्यादा होनी चाहिए। पेशेंट को हम बेसिकली इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अपनी डीप इंस्पायर करने के बाद सांस को रोक के रखें। अगर पेशेंट 25 सेकेंड से ज़्यादा ब्रेथ को होल्ड कर रहा है इसका मतलब है पेशेंट फिजियोलॉजिकली हेल्दी है। अगर ब्रेथ होल्डिंग टाइम पेशेंट की 15 सेकेंड से लेकर 25 सेकेंड है तो ये बॉर्डर लाइन केस है। ठीक है। अगर ब्रेथ होल्डिंग टाइम लेस देन 50 सेकेंड है तो बेसिकली ये ऐसे पेशेंट के अंदर डिमिनिश कार्डियो रेस्पिरेटरी रिजर्व है, यानी ऐसी कंडीशन में सपोज करिए आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कॉम्प्लिकेशंस की, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो ख़ास तौर से जब एनेस्थेटिक चेकअप हम कर रहे होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन जब हम कर रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें 3 चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। एक तो होता है ब्रेथ होल्डिंग टाइम का हम ध्यान रखते हैं। ब्रेथ होल्डिंग टाइम को हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर ब्रेथ होल्डिंग टाइम है। 25 सेकेंड से अगर ज़्यादा है तो ये नॉर्मल है, 15 to 25 सेकेंड में बॉर्डर लाइन केस है। अगर लेस देन 15 है तो ये इसमें कार्डियो रेस्पिरेटरी रिजर्व क्या है, कम है, यहाँ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले से हम बी प्लान करके चलेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट होता है जो मैंने हम डिस्कस किया था वो है एयरवे एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कौन सा है, वो है ब्रेथ होल्डिंग टाइम। सेकंड जो पार्ट होता है खास तौर से वो है एयरवे असेसमेंट। एयरवे असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? एयरवे असेसमेंट इस वजह से ज़रूरी है, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की कंडीशन हो सकती है। सपोज़ करिए आप इंट्यूबेट करना चाह रहे हैं, आपने एयर असेसमेंट पहले से नहीं किया है, माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं है पेशेंट की, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन हो सकता है। या मालम पट्टी ग्रेड प्रॉपर नहीं है
मालम पट्टी ग्रेड बेसिकली जो यूवुला की विजुअलाइजेशन के बिहाफ पे ये ग्रेडिंग की गई है। तो इसमें 4 ग्रेडिंग होती है, वो आगे कभी टाइम मिलेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो एयरवे असेसमेंट बेसिकली हम करते हैं ताकि डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर सकें। इंट्यूबेशन यानी इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आप मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में जहाँ पे हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, इंटरनेशनल टाइप ऑफ एनेस्थीसिया दे रहे हैं, वहाँ एयरवे असेसमेंट ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है? तो एयरवे असेसमेंट बेसिकली एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। एयरवे असेसमेंट में हम माउथ ओपनिंग देखते हैं, यानी 2 इंसाइजर टीथ हैं, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, मिनिमम जो गैप होना चाहिए 2 फिंगर अप्रॉक्स होनी चाहिए। अगर 2 फिंगर से कम है, अपर इंसीजर और लोअर इंसीजर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, 2 फिंगर से कम है, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी क्या होती है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशंस की हो सकती है। ठीक है। सेकंड है डेंचर की कंडीशन क्या है, कोई आर्टिफिशियल डेंचर्स तो नहीं है या कोई लूज डेंचर्स तो नहीं है। अगर लूज डेंचर होगा, जब आप लेरिंजियोस्कोपी करोगे इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए, तो वो डेंचर क्या होगा, डिसलॉज हो सकता है और एयरवे के अंदर जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जा सकता है। तो पहले तो माउथ ओपनिंग आपने असेस कर लिया। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जिसको असेस करने की ज़रूरत है वो डेंचर। पेशेंट की डेंचर की कंडीशन क्या है, आर्टिफिशियल कोई डेंचर है तो आप प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन में मेंशन करेंगे कि आर्टिफिशियल डेंचर्स को रिमूव करना है। अगर कोई लूज टीथ है तो वहाँ उसमें प्रिकॉशंस लेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन है जो एयरवे असेसमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं वो है नेक मूवमेंट। नेक मूवमेंट क्यों कि इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए आपको नेक्स को फ्लेक्स करना पड़ता है, सो बेसिकली एक्सटेंड करना पड़ता है, नेक को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो अगर नेक की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है या कि कोई शॉर्ट नेक है तो शॉर्ट नेक लोगों के अंदर भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है, डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की हो जाती है। या जिनकी नेक की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है किसी वजह से, तो वहाँ डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे मैक्सिलोफेशियल डिफॉर्मिटी पाई जाती है, जैसे पियर रॉबिन्सन डिजीज़ की कंडीशन में या ट्रोचिक कॉलिन सिंड्रोम है, उसकी कंडीशन में बेसिकली जॉ की जो मूवमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती या जो अलाइनमेंट होती है वो प्रॉपर नहीं होती। तो ऐसे लोगों में जो नीचे वाली जॉ है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट होने की वजह से इंट्यूबेशन डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जब एयरवे असेसमेंट कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है जिस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है माउथ ओपनिंग कितनी है, उस पर हम फोकस करेंगे। जो डेंचर की कंडीशन क्या है उस पर फोकस करेंगे। नेक की मूवमेंट क्या है उस पर भी हम फोकस करेंगे। क्लियर? फिजिकल एग्जामिनेशंस में जो और पैरामीटर्स हैं वो 3 पैरामीटर्स हैं। मालम पट्टी ग्रेड क्या है उस पर ध्यान रखेंगे। थायरोमेंटल डिस्टेंस क्या है, थायरोमेंटल डिस्टेंस यानी मेंटल एरिया से लेकर थायराइड कार्टिलेज तक की डिस्टेंस कितनी है, ये भी असेस करना ज़रूरी है। इसके अलावा नेक की मूवमेंट हमें देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन जो भी हम कराते हैं वो तो कराएंगे, पर इसके अलावा कई बार जो इन्वेस्टिगेशन हम डिसाइड करते हैं वो पेशेंट की हिस्ट्री के बिहाफ पर डिसाइड करते हैं। पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन जो आपने किया है, फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपने हिस्ट्री ऑब्टेन करी है, उसके बिहाफ पे हम कुछ इन्वेस्टिगेशन जो आपको ज़रूरी लगता है वो आप इंस्ट्रक्ट करते हो। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन पहले जो पैरामीटर्स है जिसके बिहाफ पे हम इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करते हैं, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है उसको ध्यान में रखकर, कोमॉर्बिडिटीज़ पेशेंट की क्या है उसको ध्यान में रखकर हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से क्या फाइंडिंग रही है उसको ध्यान में रखकर हम जो पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन है जिसको आपको कराने की ज़रूरत है, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के आप इंस्ट्रक्ट करते हो। क्लियर है? तो इसमें जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन खास तौर से हम सीबीसी कराते हैं, सीबीसी कराएंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे। रीनल फंक्शन टेस्ट उन सारे पेशेंट में जिनकी एज 60+ है उनमें रीनल फंक्शन टेस्ट कराएंगे। यूरिन एनालिसिस कराएंगे, रैंडम ब्लड शुगर कराएंगे अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो ऐसी कंडीशन में हम फास्टिंग एंड पीपी कराएंगे, साथ साथ में हम HbA1c का लेवल भी हम देखेंगे। लिवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल देखना ज़रूरी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ECG कराने की ज़रूरत है। तो जो प्रीवियस प्रोटोकॉल था या रिकमेंडेशन था बेसिकली वो सारे मेल जिनकी एज 40+ है उनमें ECG कराने की ज़रूरत है। जितने मेल, सारे मेल जिनकी एज 40+ है उनमें ECG कराने की ज़रूरत है। ऐसे ही वो सारी फीमेल्स जिनको ऑपरेट करना है जिनकी एज 50+ है उनमें ECG कराने की ज़रूरत है। पर ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। इसमें मॉडिफिकेशन बेसिकली ये है कि वो सारे
पेशेंट, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जिनमें पॉजिटिव मेडिकल हिस्ट्री है, हाई रिस्क सर्जरीज़ के लिए हम कर रहे हैं या पॉजिटिव मेडिकल हिस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन में हम ECG कराएंगे। यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है तो ऐसी कंडीशन में हम ECG कराएंगे, या ऐसे पेशेंट जिनको हम हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं उनमें हम उनके लिए ECG कराएंगे, उनमें ECG कराएंगे। असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, यंग पेशेंट है, तो वहाँ हमें ECG कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे हम कराएंगे ख़ास तौर से पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को देखने के लिए, या जिनमें पॉसिबिलिटी है कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है, तो लंग्स की कंडीशन देखने के लिए हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ये पोर्शन भी है, PSC का एक पोर्शन भी है। तो बेसिकली एक सोसाइटी है जिसको बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी, जिसे ASA बोलते हैं। इन्होंने जो रिस्क जो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उन फिजिकल एग्जामिनेशंस के बिहाफ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको 6 कैटेगरी के अंदर बांटा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। रिस्क की स्ट्रेटिफिकेशन 6 तरीके से की गई है। फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ पेशेंट हेल्दी है, उसमें कोई डिजीज़ नहीं, किसी तरह की डिजीज़ नहीं है, ऐसे पेशेंट को हम ग्रेड 1 के अंदर रखते हैं। सेकेंड कैटेगरी है जहाँ माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिजीज़ है, तो सेकेंड ग्रेड के अंदर रखेंगे। यहाँ कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं होगा, फंक्शन वाइज पेशेंट प्रॉपर है, अपना फंक्शन नॉर्मल जो रूटीन वर्क है वो कर पा रहा है। अल्दो यहाँ पे माइल्ड टू मॉडरेट सिस्टमिक डिजीज़ है, पर पेशेंट अपना रूटीन वर्क कर पा रहा है, यहाँ कोई फंक्शनल लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड ग्रेड है जिसके अंदर सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है और जो एक्टिविटी है उसकी लिमिटेड है, पर इसके बावजूद भी पेशेंट इनकैपेसिटिंग नहीं है, यानी पेशेंट बेड रिडन नहीं है, ठीक है। सिस्टमिक डिजीज़ है, सीवियर सिस्टमिक डिजीज़ है, इसके साथ साथ सर्टेन लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल, इन पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड है, पर यहाँ इनकैपेसिटिंग नहीं है पेशेंट की। जो फोर्थ कैटेगरी है उसके अंदर इनकैपेसिटिंग डिजीज़ होगी, पेशेंट ऐसे डिजीज़ सफ़र करेगा जो उसको बेड रिडन कर रहा है, ठीक है, उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। और यहाँ इनकैपेसिटिंग डिजीज़ के साथ साथ पेशेंट ऐसे डिजीज़ सफ़र कर रहा है जहाँ उसकी लाइफ थ्रेटेंड है, लाइफ क्या थ्रेटेंड है, तो ग्रेड 4 के अंदर आएगा। फिफ्थ ग्रेड है जहाँ ऐसे पेशेंट को हम कंसिडर करते हैं मोरिबेंड पेशेंट के अंदर। मोरिबेंड यानी कोमॉर्बिडिटी के साथ पेशेंट है, और ऐसी कंडीशन में चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। सिक्स्थ कैटेगरी है ब्रेन डेथ पेशेंट्स, यानी ऐसे पेशेंट को हम बेसिकली ऑर्गन डोनेशन के लिए या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लेकर आते हैं। तो ASA के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स जो ऑपरेशन के लिए हम लेके जा रहे हैं उनको हम इन 6 ग्रेड्स के अंदर बांट सकते हैं। अब यहाँ बात करें कि जिसमें प्रोग्नोसिस बेहतर किस में होगी, यानी आउटकम ऑफ द ऑपरेशन या आउटकम ऑफ द एनेस्थीसिया कौन सी ग्रेड के अंदर बेहतर होगा, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर चूंकि पेशेंट हेल्दी है तो यहाँ जो आउटकम होगा वो बेहतर होगा। फिफ्थ ग्रेड के अंदर बेसिकली आउटकम क्या होगा, वर्स्ट होगा, यानी सर्जिकल आउटकम क्या होगा, वर्स्ट होगा इन फिफ्थ ग्रेड ऑफ ASA ग्रेडिंग। जो ASA ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें फिफ्थ ग्रेड ऑफ द जो इंडिविजुअल होगा, जो पेशेंट होगा, इसके अंदर जो आउटकम होगा वो बेहतर नहीं होगा। क्लियर। इंस्ट्रक्शंस की अब बात करें तो इंस्ट्रक्शंस खास तौर से उन ड्रग से रिलेटेड होगा जो पेशेंट पहले से ले रहा है। तो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो सकता है, सपोज करिए पेशेंट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट ले रहा है, पेशेंट मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन जहाँ इंडिया डायबिटिक पेशेंट्स का कैपिटल बनता जा रहा है, पेशेंट यहाँ मेजॉरिटी ऑफ दी अगर पेशेंट हम देखेंगे जो 40+ में ज़्यादातर पेशेंट क्या होंगे, ज़्यादातर लोग जो होंगे सफ़र करते हैं किससे, डायबिटीज़ से। अब यहाँ बात आती है कि ऑपरेशन से पहले हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट कंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे। तो जनरली जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हम कंटिन्यू करते हैं, इसमें ध्यान ये रखते हैं कि जो मॉर्निंग डोज होगा उसको हम स्किप कराएंगे, यानी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हम ऑपरेशन के दिन यानी मॉर्निंग में सिर्फ डिसकंटिन्यू करेंगे, बाकी कंडीशन में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। पर इसमें और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सल्फोनाइल यूरिया की अगर पेशेंट अगर सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है या मेटफॉर्मिन ले रहा है, इन दोनों ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा है, हाफ लाइफ ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्लियरेंस इनका बॉडी से डिलेड होगा, डिलेड क्लियरेंस होगा, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। इसी वजह से ऐसे पेशेंट में जो इन 2 ड्रग्स को ले रहे हैं, पहले से प्रीवियसली ले रहे हैं, इन ड्रग को हम बेसिकली 24 से 48 आवर पहले उसको स्टॉप कर देंगे, यानी ऑपरेशन से 24 से 48 आवर पहले हम अगर पेशेंट सल्फोनाइल यूरिया ले रहा है या मेटफॉर्मिन ले रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन से 24 आवर पहले या 48 आवर पहले स्टॉप करेंगे।
ठीक है। रेस्ट ऑफ द ड्रग जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उसको हम मॉर्निंग तक, ऑपरेशन के मॉर्निंग तक हम कंटिन्यू कर सकते हैं, सिर्फ मॉर्निंग डोज हमें ओमिट करना है। क्लियर। नेक्स्ट इंसुलिन हम कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ड्रग की जो डोज होगी वो हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है। डोज को एडजस्ट करने के लिए बेसिकली हम स्लाइडिंग स्केल को फॉलो कर सकते हैं। स्लाइडिंग स्केल फॉलो करते हुए हम इंसुलिन की जो डोज होगी हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली खासतौर से अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। कई बार सिंगल प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ओरल पिल्स होते हैं, तो सिंगल जो प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड या प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ओरल पिल्स है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। पर अगर एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल पिल्स है तो यहाँ हम डिसकंटिन्यू करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि एस्ट्रोजन कंटेनिंग अगर ओरल पिल्स हम कंटिन्यू करेंगे तो डीवीटी के चांसेस ज़्यादा है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस ज़्यादा है। इसी वजह से ओरल पिल्स ऑपरेशन से पहले हम डिसकंटिन्यू करेंगे। क्लियर। ऐसे ही एक और है कि स्टैंडर्ड डोज एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स है या एस्ट्रोजन टैबलेट्स हैं उनको हम 4 वीक पहले स्टॉप करेंगे। अगर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग लो डोज एस्ट्रोजन है तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ओरल एंटीकोगुलेंट की। तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम या तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ओरल एंटीकोगुलेंट, तो इसमें खासतौर से स्टैंडर्ड ओरल एंटीकोगुलेंट जैसे वारफेरिन है, इसको हम स्टॉप करेंगे 4 डेज प्रायर टू ऑपरेशन। 4 डेज प्रायर टू ऑपरेशन क्यों करेंगे? यहाँ ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वारफेरिन अगर पेशेंट पहले से ले रहा है तो उसको 4 वीक प्रायर टू ऑपरेशन हम उसको स्टॉप कर देंगे। क्लियर। कुछ न्यूअर्स एंटीकोगुलेंट है जिसमें डेबिटागेट्रेन है, ठीक है, इसको 3 डेज पहले हम इसको स्टॉप करेंगे। रीवा रोक्साबेन है या एपिक्साबेन है तो इसको 48 आवर्स पहले हम इसको स्टॉप करेंगे। ऐसी ही एंडोक्साबेन है, इसको 78 आवर पहले हम इसको बैन करें, सॉरी स्टॉप कर देंगे। ठीक है। वारफेरिन अगर पेशेंट ले रहा है और उसको स्टॉप करना मुश्किल है, स्टॉप करना इस वजह से मुश्किल है कि उसकी कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है कि वारफेरिन को हम स्टॉप करें, तो ऐसी कंडीशन में वारफेरिन को सब्स्टिट्यूट के तौर पे हम हेपरिन कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी ऑपरेशन से पहले हेपरिन हम स्टार्ट करेंगे और वारफेरिन को हम बंद कर देंगे। या हेपरिन भी 12 से लेकर 24 आवर प्रायर टू ऑपरेशन यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। जो चीज़ें हमने डिस्कस करी थी कि हम वारफेरिन 4 वीक पहले हम स्टॉप करेंगे, तो 4 वीक पहले स्टॉप करने के बाद हम जो इसके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हो सकती है वो हेपरिन होगी। हेपरिन हम कंटिन्यू करेंगे टिल द 12 to 24 आवर प्रायर टू ऑपरेशन, तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा सपोज करिए आपने हेपरिन दिया या वारफेरिन दिया, अगर अर्जेंसी डेवलप हो जाती है ऑपरेशन करने की, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऑपरेशन तो रिवर्सल करेंगे, जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट हुआ है उसको रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल के तौर पे हम विटामिन के का इंजेक्शन देंगे। ठीक है। अगर उससे भी ज़्यादा अर्जेंसी है, क्योंकि विटामिन के इंजेक्शन अगर आप देते हैं तो रिवर्सल में 12 आवर का टाइम लग जाता है। सपोज करिए उससे भी पहले अर्जेंसी है, पेशेंट की लाइफ को सेव करना है और ऑपरेशन इनवाइटेबल है, ऑपरेशन करना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इन्फ्यूज़ करेंगे और उसके बाद ऑपरेट करेंगे। ठीक है। हेपरिन की कंडीशन भी बेसिकली हेपरिन 2 तरह की, एक लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन है, इसको हम 12 to 24 आवर पहले इसको स्टॉप करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस के लिए अगर हेपरिन दे रहे हैं तो 12 आवर पहले करेंगे। थेरेपेटिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं 24 आवर प्रायर टू सर्जरी इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड हेपरिन है तो 6 to 12 आवर पहले इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट हाफ लाइफ अगर हेपरिन है इसको 6 to 12 आवर प्रायर टू ऑपरेशन इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग जिसमें हेपरिन है उसमें 48 to 72 आवर पहले हम इसको स्टॉप करेंगे। एक और ड्रग है जिसमें थ्रोम्बोलाइटिक या फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स हैं जिसका भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये जैसे एल्टीपेज है, यूरोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो हम इलेक्टिव सर्जरीज के अंदर, ठीक है, इनकी जो फर्स्ट डोज दी गई है, फर्स्ट डोज की 10 डेज के बाद बेसिकली ऑपरेशन प्लान करते हैं। यानी पेशेंट आज उसने इन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट को लिया है तो 10 डेज के बाद हम इलेक्टिव सर्जरीज के अंदर हम इलेक्टिव सर्जरी जहां हम प्लान कर रहे हैं वहां 10 डेज के बाद हम ऑपरेशन प्लान करेंगे। क्लियर।
एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं वो सारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स सिवाय एंटी प्लेटलेट जिनकी एक्टिविटी है हम कंटिन्यू करेंगे। यानी जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स है जिनकी एक्टिविटी क्या है, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी है, उनको डिसकंटिन्यू करेंगे। बाकी सारी जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है या नाइट्रेट्स है उनको कंटिन्यू करेंगे। अब एंटी प्लेटलेट्स ड्रग्स कौन सी हो सकती है, जिसमें सबसे कॉमन ड्रग है एस्पेरिन। तो एस्पेरिन हम जनरली कंटिन्यू करते हैं, ऑल्दो रिस्क ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा है, पर रिस्क ऑफ इस्कीमिया को अगर ध्यान में रखें तो ऐसी कंडीशन में हम एस्पिरिन को कंटिन्यू करते हैं। क्लोपिडोग्रिल बेसिकली अगर हम बात करें, अगर पेशेंट क्लोपिडोग्रिल पहले से ले रहा है तो 5 डेज़ प्रायर टू ऑपरेशन इसको स्टॉप करेंगे। ऐसे टिक्लोपिडीन की अगर ले रहा है पेशेंट तो 14 डेज़ पहले हम इसको स्टॉप करेंगे। अगर एब्सिमेक अगर ले रहा है तो 2 डेज़ पहले हम करेंगे, या फिब्डाटाइड ले रहा है तो 8 आवर्स पहले हम करेंगे, स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लोपिडोग्रिल की अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में यही ड्रग इस्तेमाल होती है। तो 5 डेज़ प्रायर टू सर्जरी हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे। एनएसआईडीज़ की हम बात करें तो एनएसआईडीज़ खास तौर से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अगर एस्पिरिन के साथ एनएसआईडीज़ हम दे रहे हैं, सपोज कि डिक्लोफेनेक अगर दे रहे हैं एस्पिरिन के साथ, तो 48 आवर प्रायर टू सर्जरी हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग अगर पेशेंट पहले से ले रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे, सिवाय 2 क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जिसमें एसी इनहिबिटर्स है या एंजियोटेंसिन सेकेंड एंटागोनिस्ट है, उनको स्टॉप करेंगे। बाकी सारी जो ड्रग होगी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इन ड्रग्स की जिनकी हमने बात करी है, चाहे एसी इनहिबिटर्स है या बाकी जो ड्रग्स हैं, उनको हम विदहेल्ड करेंगे। इन मॉर्निंग डोज बेसिकली पेशेंट को हम होल्ड कर देते हैं, उसको नहीं देते। एंटी डिप्रेसेंट जो सारी एंटी डिप्रेसेंट है जो यहाँ मेंशन है, जैसे SSRL है या ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है या रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर्स है या माओ बी इनहिबिटर्स है, तो ये हम कंटिन्यू करेंगे। माओ ए इनहिबिटर्स को हम डिसकंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लेवोडोपा ड्रग है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज मस्कुलर रिजिडिटी के चांसेस बढ़ जाता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसके अंदर नियोस्टेगमीन है या पैरिडोस्टेगमीन है, इसको हम बेसिकली डिसकंटिन्यू करते हैं 4 to 6 आवर प्रायर। स्टेरॉयडल थेरेपी जो बहुत कॉमन है, तो इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर पेशेंट ने 1 ईयर की ड्यूरेशन में यानी विद इन 1 ईयर अगर उसने प्रेडनिसोलोन या कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया है जिसकी डोज क्या थी 4 mg पर डे से ज़्यादा, 5 mg पर डे से ज़्यादा थी, और पेशेंट ने 3 वीक्स से ज़्यादा तक स्टेरॉयडल थेरेपी ली है, तो ऐसी कंडीशन में हम जब प्राय ऑपरेटिवली या प्री ऑपरेटिवली हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन्फ्यूज़ करते हैं या उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर पेशेंट हिस्ट्री दे रहा है कि 1 ईयर के ड्यूरेशन के बीच में उसने प्रेडनिसोलोन लिया है या इस तरह से सिमिलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया है जिसकी डोज क्या थी 5 mg पर डे की डोज थी, और 3 वीक से ज़्यादा ड्यूरेशन तक उसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिया है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रायर टू ऑपरेशन हम क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्लीमेंटेशन देंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड 3 वीक से ज़्यादा और 5 mg पर डे की डोज से हम ज़्यादा अगर पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसकी जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस होती है वो सप्रेस हो जाती है और इसकी रिकवरी में 1 ईयर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स की चांसेस, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें दोबारा से कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो सारी एंटीबायोटिक्स हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक की हम बात करें जिसमें अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं, इसमें कुछ रिपोर्टेड कंडीशन ये है कि मसल रिलैक्सेंट पोटेंशिएट हो सकता है इसकी कंडीशन में। अगर सपोज करिए पेशेंट पहले से अमीनोग्लाइकोसाइड ले रहा है और मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं, तो उसकी जो एक्टिविटी होगी मोर प्रोनाउंस हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड्स। हर्बल ड्रग्स चाहे जितनी भी हो वो सारी स्टॉप होनी चाहिए। हर्बल ड्रग्स क्यों स्टॉप होनी चाहिए, ये ड्रग की मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है, ब्लीडिंग प्रोफाइल को अफेक्ट कर सकता है, या न्यूरल फंक्शनिंग जो होगी, जो नर्व की जो फंक्शनिंग होगी उसको भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी हर्बल मेडिसिन पेशेंट अगर ले रहा है उसको 1 वीक प्रायर टू ऑपरेशन हम उसको स्टॉप कराएंगे। डायरेटिक्स सारी डिसकंटिन्यू होनी चाहिए सिवाय थियाजाइड की जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के तौर पर इस्तेमाल हो रही है।
ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे उसकी हम बात करेंगे। तो प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले फास्टिंग की कंडीशन होगी। अगर पेशेंट जो फास्टिंग इंस्ट्रक्शन होगा, सॉलिड फूड के लिए 8 आवर प्रायर टू ऑपरेशन पेशेंट को फास्टिंग में रहना है, यानी 8 घंटे से पेशेंट को फास्टिंग में रखना है। अगर सॉलिड फूड की अगर बात करें, अगर इसमें लाइट मील की अगर बात करें तो 6 आवर मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो क्लियर फ्लूइड की कंडीशन में 2 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए। नियोनेट्स की अगर हम बात करें तो नियोनेट्स में ब्रेस्ट मिल्क बेसिकली 4 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए। अगर फार्मूलाज मिल्क हैं तो उसमें 6 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए। यानी अगर इन्फेंट को ऑपरेट करने वाले हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ब्रेस्ट मिल्क की जो फास्टिंग होगी 4 आवर की होगी। अगर फार्मूलाज मिल्क की अगर हम बात करें 6 आवर की फास्टिंग होनी चाहिए। प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में और भी क्या चीज़ें हो सकती थी? प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस में आर्टिफिशियल डेंचर अगर है उसको रिमूव कराएंगे, कोई आर्टिफिशियल लिम्ब है उसको रिमूव कराएंगे। कॉन्टैक्ट लेंस अगर पेशेंट यूज़ कर रहा है तो उसको रिमूव कराने के लिए इंस्ट्रक्शन देंगे। ज्वेलरी कोई पेशेंट अगर वियर करती है, फीमेल है खास तौर से या मेल भी, जो अगर ज्वेलरी यूज़ कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में बर्न के चांसेस ज़्यादा हैं अगर कॉटरी इस्तेमाल करें, तो ज्वेलरी रिमूव कराने के इंस्ट्रक्शन देते हैं। लिपस्टिक है या नेल पॉलिश है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? सपोज करिए पेशेंट ने अगर नेल पॉलिश यूज़ किया है या लिपस्टिक यूज़ किया है तो ऐसी कंडीशन में साइनोसिस की कंडीशन वो एविडेंट नहीं हो सकती, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है। ओरल हाइजीन, गुड ओरल हाइजीन के इंस्ट्रक्शन देंगे और पेशेंट को इसके लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इन्फॉर्म्ड रिटन कॉन्सेंट दे फॉर द प्रोसीजर्स एंड फॉर द एनेस्थीसिया। प्री मेडिकेशन की अगर हम बात करें तो प्री मेडिकेशन खास तौर से हमें उसका पर्पस ध्यान में रखना है कि प्री मेडिकेशन हम किस लिए देंगे। तो प्री मेडिकेशन एंग्जाइटी के लिए देंगे। तो एंग्जाइटी के लिए बेसिकली हम कौन सी ड्रग देंगे? जो एंग्जाइटी को सप्रेस कर रही है उसको हम देंगे, ठीक है। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट जो प्री मेडिकेशन हम करेंगे उसका दूसरा मकसद होता है पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल करना। पेशेंट को हीमोडायनेमिकली स्टेबल करना है, उसके लिए मेडिकेशन देंगे। सेडेशन दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। एनाल्जेसिया और एमनेसिया प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे ड्रग्स के। सपोज करिए पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर है, एंक्सियस है, तो ऐसी कंडीशन में हम एनाल्जेसिया प्रोवाइड करने के लिए हम मेडिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। पेशेंट की एक और कॉम्प्लिकेशन है खास तौर से जहाँ पे रिफ्लेक्सेस बहुत बेहतर नहीं है, जैसे बच्चा है या जिन्हें एनेस्थीसिया हम पेशेंट को प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे जो एस्पिरेशन के चांसेस को कम कर देता है, यानी एंटी सियालोगोस ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी ओरल सिक्रीशंस कम करने वाली ड्रग हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा नोजिया और वोमिटिंग के लिए हम मेडिकेशन देते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी हम मेडिकेशन देंगे। तो एंग्जाइटी के लिए बेसिकली हम क्या मेडिसिन देंगे? बेसिकली क्लोनाज़ेपाम हम दे सकते हैं, इस तरह की ड्रग हम दे सकते हैं जहाँ पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है या नहीं है उसको एसेस करेंगे। और उसके बाद सपोज करिए पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक है तो उसके लिए हम क्या देंगे? आईवी फ्लूइड देंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्लड प्रोफाइल अगर हम बात करें जहाँ हीमोग्लोबिन कम है तो वहाँ हम बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू या उसके सब्स्टिट्यूट्स के थ्रू हम ब्लड की जो नॉर्मल रेंज के अंदर लेकर आएंगे तब ऑपरेशन प्लान करेंगे। सेडेशन एनाल्जेसिया हम दोनों सेडेशन के लिए वही होगा, एंटीसाइकोटिक ड्रग हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाल्जेसिया के लिए हम एनएसआईडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिरेशन के चांसेस को कम करने के लिए बेसिकली हम फास्टिंग रखते हैं पेशेंट को, और सिक्रीशन को कम करने के लिए